यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मञ्चसीनः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षः सहस्रकृत्याः विशिष्टाः विद्वांसः संस्कृत अकादम्याः सचिवर्याः अन्याः विद्वांसः उपस्थिताः संस्कृत अध्यापकाः छात्राः छात्राश्च। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संस्कृत भाषा ये भाषा है क्या, पहले हम इसके बारे में जानते हैं और भाषा सीखी किस प्रकार जाती है इस विषय के ऊपर भी जानने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं वो भाषाओं को किस रूप में देखना चाहती है उसके ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम संस्कृत की क्या स्थिति आने वाले समय में होगी उसके ऊपर पहुंचते हैं। भाषा ना केवल मनुष्य की बल्कि किसी भी प्राणी की एक स्वाभाविक और जन्मजात प्रवृत्ति होती है जो अपने आसपास के पर्यावरण से सीख लेता है और यह भाषा व्यक्ति के केवल नित्य अनुभव से आती है और अधिकांश बालक अपने आसपास की भाषाओं से ही बोलना सीखते हैं और इससे बालक किस प्रकार भाषा को सीखता है यह बाल्यकाल से ही उसके आसपास की जो वातावरण में विद्यमान भाषा है वहां से वो सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे भारत जैसे देश में जहाँ पे केवल अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, जन्मजात से जो हम बोली बोलते हैं उसका एक बहुत सीमित क्षेत्र है और सीमित क्षेत्र के बाद उसे अपने क्षेत्र से बाहर जब निकलना है तो उसे राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता पड़ती है या अपने स्थानीय क्षेत्र में जो राज्य की भाषा है उसे भाषा सीखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। ऐसी परिस्थिति में जब संस्कृत भाषा समाज में नहीं है, वातावरण में कम है और उस भाषा को फिर किस प्रकार व्यवहार में लाया जाए, व्यवहारिक भाषा बनाया जाए, तो इस संदर्भ में हमें सबसे पहले भाषा किस प्रकार सीखी जाती है ये हमें सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि भाषा सीखने के लिए पहले से पहले हमें जिस अनुभव को बालक ने 2 वर्षों के बाद किसी भाषा का जो प्रयोग करता है उस भाषा के बाद उस भाषा में पूर्ण अभिव्यक्ति करता है और भाषा में अपने विचार प्रकट करता है, वो सारे गुण जो एक भाषा में होते हैं उसकी बोली में विद्यमान होते हैं। हर्ष को लेना, प्रसन्नता के विषय में प्रसन्नता को प्रकट करना, दुख के समय दुख को प्रकट करना, हर तरह की जो अनुभव है बच्चा एक भाषा के माध्यम से अपनी बोली के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। परंतु बहुत जो भाषाएं विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं या विद्यालय से या अन्य भाषाओं को जहाँ को सीखने का बच्चा प्रयास भी करता है, बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद भी चाहे वो संस्कृत भाषा हो या अन्य कोई विदेशी अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषाएं हो उनका वो प्रयोग साहित्य नहीं कर पाता, केवल लिखने मात्र तक ही उसकी भाषाएं सीमित हो जाती हैं। इसके पीछे इतना लंबा लगभग कक्षा पहली से लेकर कोई पीएचडी तक भी कर लेता है परंतु वो भाषा की सहज अभिव्यक्ति करने में समर्थ नहीं हो पाता। तो ये इसके पीछे कारण क्या है, हमें कारणों को जानना होगा। कारण ये है कि सबसे पहले जिस भाषा को सीखने के कुछ नियम होते हैं वो नियम क्या है। सबसे पहले वो जब भी बच्चा भाषा को सीखता है वो वातावरण में आसपास के जो लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं वो अवलोकन है। बच्चा उस चीज को अवलोकन करता है, उसके बाद उसे समझता है और उसके बाद उसकी तुलना करता है और तुलना के बाद जब उसे लगता है कि यही शब्द इस पदार्थ के लिए बोला जाता है उसका प्रयोग करना सीखता है और उसके बाद उसकी सहज अभिव्यक्ति के कारण ही वो भाषा 3 सालों में एक बोली बोलना प्रारंभ कर देता है और उस बोली में ऐसा कोई भी दोष विद्यमान नहीं होता या भाषा का कोई भी ऐसा गुण विद्यमान नहीं होता जो बच्चे की भाषा में ना हो। वो अपनी सहज अभिव्यक्ति उस भाषा में करता है। अब जब वो पहली बात सीख लेता है तो उसका बहुत सारा ज्ञान उस बच्चे के पास होता है और वो जो ज्ञान है उस ज्ञान के अब भारत में जो संस्कृत है वो हमारे आसपास के परिवेश में नहीं है, परंतु हमें अब दूसरी भाषा के रूप में अगर जब संस्कृत सिखानी है तो हम किस प्रकार संस्कृत को सिखा सकते हैं। सबसे पहले वो जिस बोली भारतवर्ष में जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं उस बोलियों में उन भारत की बोली में बहुत ज्यादा शब्द जो हैं वो संस्कृत के शब्द हैं।
और उन संस्कृत के शब्दों का जो परिष्कृत रूप है वो संस्कृत भाषा में ही उसे मिलेगा। तो जब भी द्वितीय भाषा के रूप में जब हम संस्कृत को आगे लेकर आए तो हमें पहले हमारे क्षेत्र की जितनी भी बोलियां हैं या जितनी भी भाषाएं हैं उनमें विद्यमान जो शब्द हैं उस प्रकार की शब्दावली को लेकर हम एक इस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार करें ताकि बच्चा सहज अभिव्यक्ति से ये सीख सके कि द्वितीय जो भाषा में सीखने जा रहा हूँ उसका संबंध कहीं बाहर से नहीं है। यह संस्कृत कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसे मैं जानता नहीं हूँ, मेरी ही भाषा से निकले हुए शब्द ये सामने आ रहे हैं। मैं इसी भाषा को ये भाषा सीखना मेरे लिए आसान है, बस मैं इसका एक परिष्कृत रूप जानने जा रहा हूँ। और उसके लिए हमें करना क्या होगा कि जब हम द्वितीय भाषा के बारे में कर रहे हैं तो शिक्षण संस्थानों को जहाँ पर भी संस्कृत सिखाई जाएगी या संस्कृत के बारे में पढ़ाया जाएगा वहाँ पे ये कर्तव्य रहेगा कि बालक की सहज अभिव्यक्ति और सहज क्षमताओं को पहचाने और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप के रूप में जहाँ पर भी हमारे दैनिक दिन के व्यवहार की जो भाषा है और उसमें संस्कृत के जो शब्द हैं उनके व्यवहारिक शब्दावली को संस्कृत के साथ जोड़कर कहने के लिखित रूप में या कहीं उसकी छात्र तक उसे पहुंचाया जाए। ये नहीं है कि बच्चा जैसा सुनता है सुनने। हमारी एक भाषा सीखने का दूसरा जो नियम है वो सबसे पहला नियम है भाषा सीखने के लिए जो दो प्रकार के डिवाइसेस काम करते हैं। जैसे एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी चीज को स्टोर करते हैं और एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके बाद हम किसी भी चीज को बाहर निकालते हैं, वो कंप्यूटर की तरह ही। यदि हम किसी भी भाषा को बोलना चाहते हैं तो उसके लिए इनपुट डिवाइसेस क्या होगी, वो होगी हम किसी भी भाषा को पहले श्रवण करें। सुनने के माध्यम से जितने भी शब्द भंडार हमारे अंदर इकट्ठा होगा वो अभिव्यक्ति के माध्यम से बोलने के माध्यम से ही हम प्रकट कर सकते हैं। जब तक समाज में बच्चा संस्कृत भाषा को सुनेगा नहीं, संस्कृत भाषा के विषय में वो आस पास अपने वातावरण में देखेगा, उसका अवलोकन नहीं करेगा, उसका वर्गीकरण नहीं करेगा, उसका विश्लेषण नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे समाज में नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है संस्कृत भाषा को व्यवहारिक भाषा बनाना है। तो समाज में हमें वो और इनपुट डिवाइसेस के रूप में उस भाषा को वातावरण बच्चे को देना होगा, चाहे वो कक्षा में हो, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे वो महाविद्यालय में हो, जहां से वो शब्द बच्चे के कान में जाएं। कान में जब शब्द जाएंगे सुनने के बाद वो उसके बाद वो चिंतन करेगा, विश्लेषण करेगा, तर्क करेगा, उसके बाद वो शब्द सहज अभिव्यक्ति के रूप में बाहर आएंगे, तभी वो कहीं भी भाषा को बोल सकेगा। नहीं तो लिखित जो भाषा का दूसरा नियम है पढ़ने मात्र से जो भाषा बोलनी सीखी जाती है उसके पढ़ने की जो इनपुट डिवाइस पढ़ना है उससे जो शब्द भंडार इकट्ठा होता है उसे केवल लिख कर ही अभिव्यक्त किया जा सकता है, ना कि बोलकर। पढ़ने हम जितना मर्जी पढ़ लें, पढ़ने के बाद किसी भी भाषा को हम बोल नहीं सकते हैं। और के बोल तभी सकते हैं जब हम सुनेंगे और लिख तभी सकते हैं जब हम पढ़ेंगे, उसकी लिपि के बारे में जानेंगे। इन दोनों संदर्भों के यदि हम परिप्रेक्ष्य में रखें तो संस्कृत भाषा के लिए जितने भी चाहे वो हमारे विद्यालय हैं, चाहे महाविद्यालय हैं, संस्कृत विद्यालय हैं, उनके संस्कृत अध्यापकों का ये विशेष योगदान या महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा नीति में रहेगी कि वो क्या करें। अपनी संस्कृत भाषा को यदि व्यवहारिक भाषा बनाना है, बार बार बोला जाता है कि संस्कृत भाषा को मुख्य धारा में लाया जा रहा है, तो यदि मुख्य धारा में लाना है तो ये हमारे लिए अब ये प्रयास करने होंगे, जिसके लिए जितने भी अकादमी हैं, जितने भी संस्कृत के संगठन हैं, उन सभी को एक इस दिशा में काम करने की जरूरत है। और जहां तक शास्त्रों की बात है, बहुत सारे भाषा के रूप में तो अभी जितने भी हमारे समाज में अनेक संस्कार हैं, अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, उनमें मूल रूप में क्या है, संस्कृति ही तो है। और कोई भी भाषा ये कभी या समाज में जब हम देखते हैं कि संस्कृत के लिए अवसर कहाँ पे है, तो समाज की जो अपेक्षा है वो संस्कृत से क्या है, समाज संस्कृत से चाहता क्या है, पहले हमें ये देखना होगा। क्योंकि समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल चलेंगे तो हम दुकान में वही सामान बिकता है जिसकी समाज को आवश्यकता होती है। हम कोई भी सामान रख ले, कोई खरीदने नहीं आएगा, जो समाज की आवश्यकता है वो सामान हमारा जल्दी से बिक जाएगा। पर समाज संस्कृत से चाहता क्या है, सबसे पहले हमें ये भी जानने की जरूरत है। तो जहां तक विशेष रूप से बात करें तो सबसे पहले हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत की जितनी भी बोलियां हैं, उनमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द विद्यमान हैं, परंतु जिनका वास्तविक अर्थ लोग नहीं जानते हैं। यदि वो वास्तविक अर्थ को जानने के लिए जाएं तो उन्हें संस्कृत के व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी। उन हिमाचल प्रदेश हिमाचल से बाहर भी जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं, उनके वास्तविक अर्थों को, शब्द के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए वो संस्कृत व्याकरण एक हमारे लिए भी, और किसी भी शब्द के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए बहुत से लोग अपने नाम का अर्थ जानते हैं, स्थान के नाम का अर्थ जानते हैं, उनका संबंध हमारे कहीं ना कहीं साहित्य
पहले से है, तो ऐसी व्याकरण जो हमारे एक इस रूप में हम प्रदर्शित किया जाए, ये व्याकरण को इस रूप में पढ़ाया जाए जैसे संस्कृत विद्यालय में भी हो, कि आज लोग आज से पहले जब बात की जाती है संस्कृत महाविद्यालयों में, तो उनसे बात होती है कि हमारा काम क्या है, संस्कृत संरक्षण है। अरे अब संस्कृत संरक्षण बहुत हो चुका है, अब संस्कृत का परिवर्धन हमारी आवश्यकता है, अब परिवर्धन करने की आवश्यकता है। तो जो वर्तमान में प्रचलित शब्द हैं और ये वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार जो शब्द हैं वो संस्कृत व्याकरण के माध्यम से बनाए जाएं और उनका प्रयोग व्यवहारिक रूप में लाया जाए, तब हमारी संस्कृत को आगे बढ़ावा मिल सकता है। और उसके लिए उत्तम व्याकरण के जानने वाले लोगों की आवश्यकता रहेगी। और वो दूसरी बात, बहुत सारे जैसे अभी बात चल रही थी कि हमारे जो भारत है, हमारी एक अपनी संस्कृति है, हमारा एक अपना धर्म है, हमारे अपने एक संस्कार हैं। प्रत्येक लोग ही चाहते हैं कि उस संस्कृति का हमारा जो धर्म है या उसके जो मूल तत्व है उनको जानने वाले अच्छे लोग हों। चाहे संस्कृत पढ़ने वाला शास्त्र का ज्ञान रखता है नहीं रखता है, फिर भी उससे जाके वो शास्त्र के बारे में पूछते हैं। उसके बाद उनका जो व्यवहारिक ज्ञान है, चाहे वो कर्मकांड के रूप में है, वो संस्कार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और यदि ये चीजें हमारे संस्कृत विश्वविद्यालयों में अच्छी तरह से पढ़ाई जाए और उनको एक दिशा, एक पाठ्यक्रम के अनुसार सामने पर दिखाया जाए कि किस प्रकार भाषा के रूप में संस्कृत नहीं है, संस्कृत एक शास्त्र के रूप में भी हमें प्रदर्शित करनी होगी। क्योंकि शास्त्रों में जो विद्यमान गूढ़ ज्ञान है, आज हम भारतवर्ष के प्रत्येक कोरोना काल आया, हमने क्या देखा कि हम भारत के जो लोग हैं वो बीमार होने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि घर की जितनी भी औषधियां होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, और जब वो औषधियां काम नहीं करती फिर कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं। परंतु उन औषधियों का संबंध किससे है? आयुर्वेद के साथ है। और वो आयुर्वेद के साथ जो संबंध हमारी औषधियों का बना हुआ है, परंतु वो हमारी एक परंपरा से चला रहा है कि हमने अपनी माता से सुन लिया, पिता से सुन लिया, और वो आयुर्वेद सारे का सारा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो ऐसी औषधियां जिनका हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, जिनसे हमें पता है कि निश्चित रूप से ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं, उन औषधियों को से संबंधित जितने भी श्लोक हैं उनका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, उससे होने वाले प्रभाव क्या हैं, उनको यदि हम किसी पाठ्यक्रम की एक धारा में जोड़ दें, या छठी से लेकर ये जब से संस्कृत शुरू हो रही है उसमें एक ऐसा 15 या 12 पाठ बनते हैं प्रत्येक किताब में। एक पाठ एक आयुर्वेद का, एक प्रत्येक विषय से संबंधित एक पाठ को जोड़ते हैं और उसमें इनके वैज्ञानिक तथ्यों के साथ प्रदर्शित कर दी जाए। जिस क्षेत्र की संस्कृत है, जिस क्षेत्र में जो औषधि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, वो उस पाठ्यक्रम में तब मुझे पता है कि मेरे घर में ये औषधि प्रयोग होती है, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, और उसके बाद इसका जो मूल रूप है वो संस्कृत में कहाँ पर है। और अन्य में यदि बात करें तो प्रायोगिकता की बात की जा रही है। अब प्रायोगिकता में योग हमारा एक प्रायोगिक है, और परंतु योग लोग हमारे से पहले भी लोग योग वगैरह करते थे, परंतु जब से ये स्वामी रामदेव जी आए हैं उन्होंने इसके प्रायोगिक पक्ष को रखा है। तो योग जैसे जो विषय हैं उनको ज्यादातर संस्कृत विद्यालय में यदि पढ़ाया जाए तो उसे केवल लिखित परीक्षा के रूप में न रखा जाए, उसका केवल प्रायोगिक ही ज्यादा ज्ञान लिया जाए। हो सकता है कि ज्यादा कम से कम उसमें यदि आपने रखना ही है तो कम से कम 50% प्रायोगिक और 50% भी उसमें लिखित परीक्षा के रूप में रखा जाए। और उसी प्रकार गंधर्व इत्यादि जहाँ में संगीत इत्यादि की शिक्षा दी जाती है, उनके जितने भी स्वरों के बारे में है, प्रत्येक व्यक्ति आज स्वर संगीत के माध्यम से जुड़ा हुआ है, परंतु संगीत के मूल स्वर कहाँ पे, उनको कहीं न कहीं उद्घाटित करके यदि वो पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से हमें किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले समय में कि आप संस्कृत पढ़ो। लोग अपने आप बोलेंगे कि मैं संगीत के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, मैं योग के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, संस्कृत मुझे पढ़नी पड़ेगी, मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ तो मुझे संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। यदि मैं भाषा के किसी मूल तत्व को जानने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे संस्कृत की जरूरत पड़ेगी। और इसी प्रकार वैदिक गणित और ज्योतिष की जहाँ तक बात है, जितना भी मॉडर्न आज का वैदिक मैथमेटिक्स हम देख रहे हैं, या उसका जो मूल आधार है वो हमारे ज्योतिष के सिद्धांत ग्रंथों में आपको मिल जाएगा, चाहे वो आर्यभट्ट हो, ब्रह्मगुप्त हो, या उसके बाद आवश्यकता क्या है। परंतु वो जो वैदिक मैथमेटिक्स है संस्कृत के महाविद्यालयों में भी सिलेबस रखा गया है, और या उसके बाद जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया बीज गणित है या लीलावती है, वो पढ़ाई नहीं जाती है। जब वो पढ़ाई नहीं जा रही है, उन विषयों के सामने लाया नहीं जा रहा है, उनके लिए क्या है, वो समाज के सामने कब आएंगे। उसके लिए संस्कृत अकादमी अन्य जितने भी संस्थाएं हैं वो प्रयास करें कि ऐसे विषयों को एक वास्तविक रूप दे दी जाए। और उसके बाद जो खगोल विज्ञान हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो तो प्रायोगिक है,
उसमें यदि हमने लिखा कि सूर्य 6:30 को उदय होगा, हमने देख लीजिए 6:30 को उदय होता है। इस समय अस्त होगा, वही अस्त होता है। और इस समय गर्मी का मौसम आएगा, सर्दी का मौसम आएगा, वो गणना के अनुसार हम पहले से निकाल देते हैं। वो प्रायोगिक विज्ञान उसको थोड़ा सा और परिष्कृत करने की जरूरत है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके साथ भी हमें जोड़ा जाए, मॉडर्न के साथ उसको जोड़कर देखा जाए, परंतु उनको भी परिष्कृत करके ये संस्कृत विश्वविद्यालय में यदि रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं संस्कृत आने वाले समय में हमें संस्कृत के किस प्रकार पढ़ाई जाएगी, इसके प्रायोगिक पक्ष को यदि हम सामने रखें तो संस्कृत का भविष्य निश्चित ही उज्जवल है। वास्तुशास्त्र यहाँ का है, मकान बनाने की कला, भवन बनाने की कला, उसके बाद नगर योजना के बाद पूरे किस क्षेत्र में कैसे बनाया जाए, वो प्रायोगिक ज्ञान है। परंतु वो शास्त्र का अभी तक भी हमारे विश्वविद्यालयों में या संस्कृत विद्यालयों में प्रायोगिक रूप से नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थशास्त्र है, न्याय शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, बहुत सारे जिनमें प्रायोगिक ज्ञान से भरे पड़े हैं। परंतु उसका प्रायोगिक ज्ञान केवल आप हमारी जो मूल्यांकन पद्धति है, सबसे पहले मुझे जहां तक लगता है कि मूल्यांकन पद्धति को बदलना पड़ेगा। मेघालय के समय में जो मूल्यांकन पद्धति रखी तो वो लिखित परीक्षा के रूप में थी, क्योंकि उसे क्लर्क चाहिए थे। क्लर्क का यही काम हो सकता है कि वो लिखित रूप जो सामने वाला बोले उसे लिखित रूप में दे दे, परंतु उसे प्रायोगिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान समय में हमारी जो आवश्यकताएं वो बदल चुकी हैं। हमें लिखित परीक्षा के ऊपर ही केंद्रित नहीं रहना है। जो 360 डिग्री मूल्यांकन की जब बात की जा रही है नई शिक्षा नीति में, वो 360 डिग्री मूल्यांकन संस्कृत क्षेत्र में भी पूर्णतः प्रायोगिक रूप में आना चाहिए। पर जिस भी विषय को पढ़ाया जाए उसके साथ 50% का प्रायोगिक ज्ञान रखा जाए। यदि व्याकरण को भी पढ़ाया जाता है तो उसमें ये नहीं है कि आपने शुद्ध भाषा पढ़ा दिया और पेपर में शुद्ध भाषा आ गया, पर उसका व्यवहारिक 50 शब्द आप ढूंढ कर लिखा है, एक रिसर्च के वर्क के रूप में रखा जाए कि आप समाज में ढूंढिए इस तरह के शब्द कौन कौन से हम लोग उसमें दिए जाए। और उसके बाद नए साहित्य की जब बात है, साहित्य का श्रेणी के संबंध में जब बार बार कोई साहित्य पढ़ाया जाता है और नए श्रेणी की बात की जाए, छात्रों को वहां पे किस प्रकार से वो नए छंदों में रचनाएं की जाती हैं, किस प्रकार नए श्लोक बनाए जाते हैं। कुछ लोग हमारे भारत देश राज्य हैं वो निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और आज छोटे से अभी मुझे लगता है शास्त्री भी पूरी नहीं होगी, ये कर रहे होंगे शास्त्री। बस विश्व में पूरे विश्व के पिछले का जन्मदिन था तो पूरे विश्व से बधाइयां इसलिए आ रही हैं कि वो केवल पद्य में रचना कर लेते हैं, किसी भी छंद में वो रचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की यदि संस्कृत में हमें आने वाले समय में रखा जाए तो विशेष ही महत्वपूर्ण होगा। और जहाँ तक त्रिभाषा सूत्र की बात है तो त्रिभाषा सूत्र जहाँ पर संस्कृत में रखा गया है उसमें यही बात है कि छठी के बाद संस्कृत अनिवार्य नहीं होगी। किसी भी बच्चे के पास ये विकल्प होगा, वो किसी भी भाषा को रख सकता है, ना वो अंग्रेजी अनिवार्य होगी ना संस्कृत अनिवार्य होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पे केवल 2 भाषाएं भारतीय होगी। वो चाहे तो हिंदी पढ़ सकता है, हिंदी के साथ पंजाबी पढ़ सकता है, अन्य भाषाएं पढ़ सकता है। यदि हमने संस्कृत को इस विषय के रूप में अच्छी इन विषयों का हमने प्रायोगिक ज्ञान नहीं डाला तो निश्चित रूप से वो केवल कितने बच्चे संस्कृत पढ़ने के लिए आएंगे, वो तो भविष्य के गर्भ में ही होगा। और हमें आने वाले समय में इस विषय के ऊपर बहुत मैंने अकादमी सच से पहले बात की थी, विषय बहुत ज्यादा लंबा है और इस विषय इसके पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होना चाहिए। पोजीशन पेपर तैयार हो चुके हैं, इसके बाद पाठ्यक्रम की तैयारी है। फिर भी जब भी पाठ्यक्रम तैयार होगा वो हमारे से एक जो टास्क फोर्स है उसमें मैं भी बता रहे हैं कि वो भी टास्क फोर्स में है। और पोजीशन पेपर एनसीईआरटी से तैयार हो रहे हैं, एससीईआरटी से, उसमें हम भी हैं। वो मांगते हैं सुझाव दीजिए, तो सुझाव कहाँ से दें जब तक हमारे पास ये इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हों, हम इस प्रकार की दोस्तियां करें और फिर हमारे पास जो निष्ठा चाहे हम बात तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ये कार्यक्रम चेंज हो सकता है, ताकि संस्कृत और यदि यही परंपरा चलती रही तो इस प्रकार की संस्कृत जो आज केवल शास्त्र अध्ययन तक सीमित है, वो शास्त्र पर भी सीमित न रहे, वो समाज में परिवर्तित रूप में आए, शास्त्र संरक्षण ही ना हो संस्कृत माध्यम से, तो संस्कृत का परिवर्तन की जरूरत है। और एक थोड़ी विशेष बात जो आज बहुत संस्कृत क्षेत्र में उत्कृष्ट काम हुआ है, गूगल ट्रांसलेटर वो संस्कृत में आ गया है। पिछले 2-4 दिनों की बात है और उससे आने वाले समय में निश्चित ही संस्कृत क्षेत्र में एक नया उत्साह और नई जागृति और एक संस्कृत का जहाँ तक मैं समझता हूँ वैदिक संस्कृत आई थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आएगी और लौकिक संस्कृत के बाद संस्कृत का तीसरा वर्जन आने वाला है जिसमें हमें आधुनिक शब्दावली मिल जाएगी। आधुनिक शब्दावली को हम पढ़ सकेंगे
और आधुनिक शब्दावली के साथ साथ जो उसकी प्राचीन शब्दावली है, क्योंकि ट्रांसलेटर में अभिधा, लक्षण और व्यंजना को समझने की क्षमता नहीं है, उसे समझने के लिए हमें विद्वानों की जरूरत पड़ेगी। हम उन पक्षों को भी वहां तक पहुंचाए और रखने और इस प्रकार के कार्यक्रम जब भी आयोजित हों और संस्कृत के उत्थान और संस्कृत के विकास के लिए इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित भविष्य में आयोजित की जाए, उनके ऊपर निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्यक्रम रखें, क्योंकि भविष्य में जो पूर्व में था वो तो हो चुका है, आने वाले समय को भी हमें देखना है। धन्यवाद। और इस मंच में आपने समय भी दिया और आपने बुलाया, इसके लिए मैं संस्कृत अकादमी हिमाचल प्रदेश का अंतिम दिन की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय जय भारत।